ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मियान होता है, जो कि डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए आई हुई होती है। वो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है और उसका नाम चू होता है। चू उसको कहता है कि आइए आप लेट जाएं, मैं आपका चेकअप कर देता हूँ। तो मियान बहुत नर्वस हो रही होती है। वो कहती है क्या यहाँ पर कोई फीमेल डॉक्टर नहीं है जो मेरा चेकअप कर सके। तो चू कहता है कि आपको किसी फीमेल डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। एक डॉक्टर के लिए मेल और फीमेल दोनों एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए आप नर्वस मत हो और आकर लेट जाएं। फिर मियान आकर लेट जाती है और चू उसका चेकअप करता है और उसके बाद उसको बताता है कि आपके साथ एक गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपको कोई ऐसा बंदा भी ढूंढना होगा जिसके साथ आप वन नाइट स्टैंड कर सकें, ताकि आपकी इस बीमारी का कुछ इलाज हो सके। तो मियान कहती है कि ऐसा बंदा मैं कहाँ से ढूंढूंगी, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। फिर वो बाहर आ जाती है और वहाँ पर वो दो नर्सेस को बात करते हुए सुनती हैं। वो नर्सेस कह रही होती हैं कि अभी हमारे हॉस्पिटल में एक नए डॉक्टर आए हैं जिनका नाम डॉक्टर चू है और वो एक बहुत ही फेमस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनका नाम चू फैमिली है। वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और हम देखते हैं कि मियान भी ये सब कुछ सुन रही होती है। देन मियान को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो उसको कहती हैं तुम अभी तक बाहर क्या कर रही हो, जल्दी से घर पहुंचो। मैंने तुमसे कहा था कि तुमने आज ब्लाइंड डेट पर जाना है। तुम पहले भी कितनी ज्यादा ब्लाइंड डेट्स को मिस कर चुकी हो, अब मजीद नहीं। अब इस दफा तुमने कोई भी रपला नहीं करना है। फिर मियान वहाँ से फौरन भाग जाती है और दूसरी तरफ हम लोग मियान को देखते हैं जिसकी मॉम उसको मिरर से देख रही होती हैं और उसको कहती हैं कि यहीं पर ही वेट करो, वो लड़का आने वाला होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जिस लड़के ने आने वाला होता है वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर चू ही होते हैं। डॉक्टर चू उसके साथ जाकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से। तो मियान कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर वो काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही होती है क्योंकि यही वो डॉक्टर होता है जिसने उसका इलाज किया होता है और इसको उसके बारे में हर चीज़ पता होती है। तो जो कहता है कि आपको अपने इलाज पर भी फोकस करना चाहिए और अगर आप मुझे उसके लिए सिलेक्ट करती हैं तो मैं भी उसके लिए राजी हूँ। ये सुनकर मियान बहुत नर्वस होती है और वो कहती है कि बस आज की बात इतनी ही सही है, उम्मीद है कि हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और वो फिर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो अपनी मॉम का मैसेज देख लेती है कि अगर आज तुमने ये ब्लाइंड डेट मिस की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये लड़का मुझे वैसे भी बहुत फेमस फैमिली से लग रहा है और दूसरा ये वेल्दी भी लग रहा है, इसलिए तुमने कुछ भी करना है लेकिन इसको मना नहीं करना। तो मियान वापस उसके पास जाकर बैठ जाती है और जू से कहती है कि क्या आप मेरी बीमारी को दूर करने में मेरी मदद करेंगे। तो डॉक्टर चू स्माइल करता है और हाँ बोल देता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मियान और चू दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और वो दोनों वन नाइट स्टैंड भी करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मियान को एक आदमी डांट रहा होता है क्योंकि वो कह रहा होता है कि जिस तरह मैंने तुम लोगों को पैसे दिए हैं तुम लोगों के हॉस्पिटल की सर्विस उस तरह बिल्कुल भी नहीं है। और मियान उससे सॉरी कर रही होती है तो वो आदमी उसको स्टिक मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चू वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको स्टिक लग जाती है। फिर हम लोग कुछ टाइम बाद देखते हैं कि मियान हेड नर्स के सामने खड़ी हुई होती है। हेड नर्स भी उसको बहुत डांटती है। वो कहती है कि तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना कि कौन से पेशेंट को क्या चीज़ की ज़रूरत है, तुम इस सब के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो। तो मियान कहती है कि आप लोगों को पता है कि मैं कई साल से आप लोगों की यही बातें ही बर्दाश्त करती हुई आ रही हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो रिज़ाइन कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जब जू और मियान दोनों एक साथ सो रहे होते हैं। उन दोनों ने फिर से वन नाइट स्टैंड किया होता है। तभी मियान के पास उसकी मॉम के मैसेजेस आते हैं। वो उसको कहती हैं कि जल्दी घर पहुंचो। तो मियान फौरन से वहां से भाग जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी मॉम बहुत गुस्से में होती हैं। वो उसको कहती हैं मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल से सब कुछ पता चल गया है कि तुम क्या क्या करती फिर रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब तुम किसी भी इंसान के साथ कहीं पर भी रह लोगी और तुम अब रात को भी घर नहीं आओगी क्या? तो मियान कहती है कि मॉम मैं 27 की हो चुकी हूँ, अब आपको ये बात क्यों समझ नहीं आती? आप मुझे एक किड की तरह क्यों ट्रीट करती रहती हैं हर वक्त? यह सुनकर मॉम को और उस पर गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि तुम सब कुछ यही डिजर्व करती हो इसीलिए। तो मियान कहती है कि मॉम आपके लिए मैं ओवर टाइम काम करती हूँ, क्या आपको ये बात पता है कि मुझे एक प्रॉब्लम भी है। फिर वो एक पेपर अपनी मॉम को दिखाती है तो उसकी मॉम वो देखकर कहती हैं हाँ इस तरह की बीमारियां तो होती ही रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं और मुझे लगता है कि तुम जैसी औलाद ही सब कुछ डिजर्व करती है। यह सुनकर मियान टूट जाती है और फिर उसकी मॉम उसको खींचकर उसके रूम के अंदर बंद कर देती हैं। जब वो अपने रूम में आती है तो वो बहुत गुस्से में होती है और वो हर चीज़ को उठा उठा कर फेंकती है। फिर उसको एक आइडिया आता है और वो बहुत सारे दुपट्टों को बांधकर एक रस्सी बना लेती है और अपने टेरेस से ग्रिल के साथ बांधकर
वहाँ से नीचे उतरने की कोशिच करती है। तभी हम लोग देखते हैं कि नीचे से चू भी उसको ढूंढता हुआ वहाँ तक पहुँच चुका होता है। तभी वो रस्सी टूट जाती है और मियान नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसको चू बचा लेता है। मियान कहती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो वो कहता है कि मुझे लगता है मेरा हाथ इंजर्ड है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो मियान उसको फौरन से हॉस्पिटल लेकर चली आती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मियान रूम के बाहर खड़ी हुई चू का इंतज़ार कर रही होती है कि वो कब तक बाहर आएगा। फिर जब वो बाहर आता है तो वो कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ माइनर सी इंजरी है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, अगर तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो फिर मियान को भी हाँ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मॉम के घर के अलावा उसके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और चू ने मियान के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी हुई होती हैं, उसके कपड़े, उसके शूज़, हर चीज़ उसने अपने लिए रखे होते हैं। फिर वो दोनों सोफे पर जाकर बैठते हैं और चू मियान को किस कर देता है। उसके बाद वो उसको कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, और फिर वो बाहर चला जाता है। मियान ये सोच रही होती है कि क्या सच में ये मुझे लाइक करता है, तो फिर वो भी उसके पीछे बाहर आती है। तभी हम देखते हैं कि चू किसी को कॉल करके कह रहा होता है कि मैं अगले 2 मंथ्स के अंदर यूएस वापस आ जाऊंगा, आप लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मियान शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि क्या यूएस चला जाएगा वापस, वो भी 2 मंथ्स के अंदर? इसका मतलब है कि ये मेरे साथ सिर्फ एक गेम प्ले कर रहा है, इसको असल में मुझसे कोई भी अफेक्शन नहीं है। फिर चू अपने और मियान दोनों के साथ गुजारे हुए टाइम को दिखाया जाता है, जो कि सब कुछ मियान सोच रही होती है। तभी वहाँ पर चू आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो मियान कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। और वो दिल में कहती है इससे पहले कि 2 महीने बाद मुझे छोड़कर चला जाए और मैं टूट जाऊं, अच्छा यही है कि मैं इसको यही कह देती हूँ कि मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। यह सुनकर चू कहता है क्यों, मैंने क्या किया है इस तरह? तो मियान उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। और फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं चू और मियान दोनों साथ में हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। उनको साथ में हॉस्पिटल जाता हुआ मॉम भी देख लेती हैं और फिर मॉम चू की कार को देखती हैं और कहती हैं कि इसका मतलब है कि मेरी बेटी ने इस दफ़ा कोई बहुत अच्छा लड़का फंसा लिया है और मुझे लगता है कि इसने 1 नाइट स्टैंड जो उस दिन किया था वो इसी के साथ किया था। तो फिर मॉम भी हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं और वो चू से मिलती हैं। वो चू को कहती हैं कि मैं मियान की मॉम हूँ और मुझे पता चला है कि मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हें डेट कर रही है। चू ये सब कुछ सुनकर हैरान होता है और कहता है कि क्या आपसे ये सब कुछ मियान ने बोला है? तो वो कहती हैं कि नहीं, उसने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो चू फुल टाइम मियान की मॉम को इग्नोर करने लगता है। ये बात मियान की मॉम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। मियान की मॉम चू को बहुत कुछ सुनाती हैं, वो उसको हर तरीके से बुरा भला बोल देती हैं। तब तक वहाँ पर मियान भी आ जाती है और वो अपनी मॉम को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, ये और मैं डेट नहीं कर रहे हैं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर मॉम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहती हैं कि इसका मतलब है कि मेरी बेटी मेरी लाइफ के अंदर तो मुझे कभी कोई सुख देगी ही नहीं। पहले तुमने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया और अब तुम मुझसे ये कह रही हो कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ही नहीं, यानी मैं जो भी इंसान तुम्हारे लिए पसंद करूँ वो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता है। पता नहीं मैंने तुम्हें पैदा ही क्यों किया था, इससे तो अच्छा था कि तुम पहले ही मर चुकी होती। ये सब कुछ सुनकर मियान रोने लग जाती है। फिर मॉम उसको थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं कि इससे तो अच्छा है कि तुम मुझे नजर ही ना हो। मेरा दिल करता है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ होती ताकि मैं तुम्हें मार सकती और तुम इस दुनिया से ही ख़त्म हो जाती। फिर मियान अपनी मॉम को वहाँ से लेकर ले जाने लगती है। तो चू कहता है कि मियान ये कुछ भी कर सकती हैं तुम्हारे साथ, तुम ऐसे क्यों जा रही हो? तो मियान कहती है कि प्लीज़ अब आप मेरा पीछा मत कीजिएगा, जो भी होगा वो मैं सब कुछ देख लूँगी खुद ही। ये कहकर वो अपनी मॉम को लेकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग चू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा यही सोच रहा होता है कि पता नहीं मियान क्या कर रही होगी और वो कैसी होगी और उसकी मॉम ने उसके साथ क्या किया होगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर केन भी आ जाते हैं और डॉक्टर केन कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम मियान के साथ बहुत इन्वॉल्व हो। तो चू कहता है कि इस दफ़ा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ और मुझे किसी से अभी कोई बात भी नहीं करनी है, तो इसलिए अच्छा होगा कि केन तुम यहाँ से चले जाओ। तो केन कहता है ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हें एक बात बताने के लिए आया था, अगर तुम सुन लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है एक इवेंट पार्टी पर और तुम जानते हो कि उसका ऑर्गेनाइज़र कौन है? चू कहता है कि ऑर्गेनाइज़र कौन है या पार्टी कहाँ पर है, क्या कर रही है, मुझे कुछ भी नहीं जानना, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। तो केन कहता है कि ऑर्गेनाइज़र का नाम है मियान।
ये सुनकर चू शॉक्ड हो जाता है और फौरन से उसके हाथ से वो फाइल ले लेता है। कहता है कि अपने फ्रेंड का नंबर मुझे फौरन सेंड करो और मैं ज़रूर जाऊंगा। यह सुनकर केन भी स्माइल करता है और फिर दूसरी तरफ हम लोग मियान को देखते हैं जो कि ऑफिस में जाकर बैठती है। वहाँ पर उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। तभी लीडर ये कह देती हैं कि हमारा जो इवेंट स्टार्ट होने वाला है उसके लिए हम लोगों ने डॉक्टर चू को भी बुलाया है और वो इस बात पर राजी हो गए हैं। वो हम लोगों से मिलने के लिए जरूर आएंगे। उनके आने से हमारे इस इवेंट को ये समझो कि 4 चांद लग जाएंगे। और ये सब कुछ सुनकर मियान बहुत शॉक्ड होती है। तो वो लीडर से कहती है कि लीडर, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कल के लिए ऑफ ले लूँ या फिर मैं उस इवेंट में ना जाऊँ? क्योंकि मैंने सारी प्रिपरेशंस तो कर दी है ना, तो जाना तो ज़रूरी नहीं है। तो लीडर कहती हैं कि तुम्हारा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। तुम अभी न्यू हो और तुम्हें अभी सीखना है कि ये काम किस तरह होता है और उसके लिए तुम्हें वहाँ पर ज़रूर जाना पड़ेगा। और अब मैं किसी और का कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। मैंने कह दिया है कि हर कोई जाएगा, तो इसका मतलब है कि हर कोई ज़रूर जाएगा। ओके, चलो अब हम लोगों को चलकर काम करना है। फिर सब वहीं से चले जाते हैं और मियान ये सोचकर अब मजीद परेशान हो जाती है कि वो दोबारा से चू को कैसे फेस करेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मियान ने ग्लासेस भी लगाई हुई होती हैं और मास्क भी किया हुआ होता है। तो लीडर कहती है कि तुम क्यों इस तरह की ड्रेसिंग करके आई हो? तो मियान फौरन से कफिंग करने लग जाती है और कहती है कि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरी वजह से बीमार हो जाए। तो मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं मास्क कर लूँ, इस वजह से मैंने किया हुआ है। फिर कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर चू भी आ जाता है और वो मियान को ऐसी ड्रेसिंग में देखकर पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मियान ही है। फिर वो सब वहाँ पर बैठते हैं और लीडर सबको बताती हैं कि ये कौन है और वो चू से भी सबको इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तभी मियान कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, मैं चलती हूँ। और हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं मियान जा रही होती है, तभी उसके सामने चू भी आ जाता है और वो उसको किस कर देता है। वहाँ से लीडर भी आ जाती है और वो मियान को ही ढूंढ रही होती है। तो चू मियान को साइड पर लेकर चला जाता है जिससे लीडर उन दोनों को इस तरह नहीं देख पाती है। फिर कुछ टाइम बाद वो दोनों वापस उसी चेयर्स पर जाकर बैठते हैं और चू कहता है कि मैं आपके प्रोजेक्ट पे काम करना पसंद करूंगा। मुझे आप लोगों का आइडिया बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं ये डील डन करता हूँ। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग मियान को देखते हैं जो कि कार में बैठने लगती है, लेकिन तभी चू उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाता है। उन दोनों को इस तरह देखकर किन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि चू, ये लड़की कौन है, बताओ ना मुझे। तो चू कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मियान ही है, लेकिन अब तुम भाग जाओ यहाँ से। तो केन भी हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है और फिर चू कार का डोर ओपन करता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कुछ टाइम बाद मियान चू के घर चली जाती है। जब चू अपने घर का डोर ओपन करता है तो मियान सामने खड़ी होती है, तो वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और उसको लाकर टेबल पर बिठाता है। तो मियान उसको बताती है कि मैं जहाँ पर काम कर रही हूँ वो मैं इंटर्नशिप पर कर रही हूँ, यानी 3 महीने की इंटर्नशिप है मेरी। तो चू कहता है लेकिन 2 महीने बाद तो मैंने वापस US चले जाना है और इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ यही टाइम है तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो मियान कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और फिर वो दिल में सोचने लग जाती है कि बस कुछ भी करके मुझे ये 2 महीने इसके साथ गुजारने हैं। उसके बाद ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, उसके बाद हमारा टाइम बिल्कुल अलग हो जाएगा। और आज से 2 महीने तक मैं इसके साथ जो भी टाइम गुजारूंगी वो मैं काउंट करके गुजारूंगी। आज से ही हमारी ऑपोजिट काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग चू को देखते हैं जो कि बाथरूम से बाहर निकलता है। तो उसके बेड पर मियान सोई हुई होती है। वो मियान से कहता है कि तुम्हारा तो अपना रूम भी है ना, तो तुम अपने रूम में जाकर सो सकती हो। वैसे भी हम लोग तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा तो हमारा कोई रिलेशन भी नहीं है। ये सुनकर मियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो चू को बैक हग कर लेती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मियान को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठी हुई अपना काम कर रही होती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की को उसकी मॉम की कॉल आती है। तो वो लड़की अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, आज मैं ओवर टाइम काम करूंगी, तो आप लोग प्लीज मेरा खाने पर वेट मत कीजिएगा बल्कि खाना खा लीजिएगा। बाय मॉम। तो मियान उस लड़की को देखकर स्माइल करती है और कहती है कि कुछ लोग कितने ज़्यादा लकी होते हैं ना, उन लोगों को पेरेंट्स का प्यार बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तभी मियान को चू की कॉल आती है और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी पहुँच जाना काम करने के बाद। ये देखकर मियान स्माइल करती है। और फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में चू को देखते हैं जो कि मियान का वेट कर रहा होता है कंपनी के बाहर। तभी वहाँ पर वो लड़की यान भी आ जाती है। यान चू को देखकर हैरान होती है और वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर, तुम इस तरह कैसे? मैंने तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया और तुमने तो दोबारा मुझसे कांटेक्ट करना भी ज़रूरी नहीं समझा। उन दोनों को एक दूसरे के इतना क्लोज देखकर मियान के हाथ से बॉटल नीचे गिर जाती है और टूट जाती है।
तभी चू भागता हुआ मियान के पास जाता है और उसको दोबारा से खड़ा कर देता है। तो फिर यान कहती है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? मियान कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे दरमियान कोई रिलेशन भी नहीं है। ये सब कुछ सुनकर चू हैरान होता है कि ये इस तरह क्यों बोल रही है। फिर मियान वहाँ से चली जाती है तो चू भी उसके पीछे वहाँ से निकल जाता है और यान कहती है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है इनके दरमियान। फिर दूसरी तरफ हम लोग मियान को देखते हैं जो कि अकेली वहाँ से जा रही होती है। तभी उसके सामने चू आ जाता है और उसको बताता है कि वो लड़की मेरी कुछ भी नहीं लगती है। जब हम दोनों यूएस में साथ पढ़ते थे तो वो मेरी नेबर थी और हम लोग क्लासमेट भी थे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मियान जालिस होने लगती है और वो कहती है कि यूएस में सब कुछ अलाउ होगा, लेकिन ये चाइना है, यहाँ पर सब कुछ अलाउ नहीं होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो चू स्माइल करता है और कहता है इसका मतलब है आप तुम मुझसे जालिस हो रही हो। तो मियान कहती है कि मैं और तुमसे जालिस होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर चू उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है और ये सब कुछ यान भी देख लेती है, वो काफ़ी ज़्यादा जालिस होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग चू को देखते हैं जिसको यान तैयार करवा रही होती है, वो उसकी सारी ड्रेसिंग करती है और वो लोग मेकअप रूम में होते हैं। तभी वहाँ पर मियान भी आ जाती है और वो बार बार पीछे मुड़कर उन दोनों को ही देख रही होती है कि ये दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज क्यों खड़े हुए हैं। तभी चू को किसी की कॉल आती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तो वो कहता है कि मुझे घर जाना होगा। यान कहती है कि तुम किसकी गाड़ी पर जाओगे, तुम तो अपनी कार लेकर ही नहीं आए हो। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर एक काम करो कि तुम मुझे अपनी कार दे दो, मैं तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगा। फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है तो यान भी उसके पीछे ही चली जाती है और ये सब कुछ देखकर मियान को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में मियान को देखते हैं जो कि घर पर बैठी हुई लेट नाइट तक चू का ही वेट कर रही होती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है मियान को उसकी मज़ीद फिक्र होती है तो वो सो जाती है। फिर जब वो सुबह उठते हैं तो तब चू भी घर पहुँच चुका होता है। वो उसके पास आकर बैठता है और मियान उसकी नेक पर एक निशान देखती है और वो उसको कहती है कि बिल्कुल, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव हो जाती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी हक नहीं रखती हूँ, तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, चाहे किसी के साथ भी रहो, इससे मेरा कोई भी वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब तुम किसी और के साथ होते हो। तो फिर वो रोने लगती है और कहती है जब तुम मेरे साथ होते हो तो मेरा खुद पर से कंट्रोल ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मुझे तुम्हारे साथ बहुत सेफ फील होता है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ ही होती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव हो जाती हूँ। फिर चू उसको अपने साथ लगाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपना टेम्पर भी लॉस कर सकती हो और तुम मेरे लिए पॉसेसिव भी हो सकती हो, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारा मेरे लिए पॉसेसिव होना मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। और फिर चू मियान को कंसोल भी करता है। वो उसको कहता है कि ये निशान जो मेरी नेक पर है किसी लड़की की वजह से नहीं है, बल्कि कल रात मुझे इमरजेंसी रूम से कॉल आ गई थी क्योंकि मेरा पेशेंट जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, इस वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ गया था। और ये जो निशान मेरी नेक पर है ये मैंने खुद ही बनाया है ताकि तुम थोड़ी सी तो जालिस हो सको ना। ये सुनकर मियान स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मियान को ऑफिस में देखते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही होती है। तो लीडर उसको कहती हैं कि तुम इतनी ज़्यादा क्यों हैप्पी हो आज। तो मियान उसको बताती है कि बस आज मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्या हम लोग कॉफ़ी पी सकते हैं साथ में। तो लीडर कहती है बिल्कुल। फिर मियान स्माइल करके कॉफ़ी मेकर के पास चली जाती है और मियान के नेक पर एक निशान यान देख लेती है। तो वो भी उसके पीछे जाती है और वो मियान को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दरमियान और उसके दरमियान आजकल हर चीज़ ठीक होने लगी है, इस वजह से तुम आजकल बहुत स्माइल करती हो। लेकिन मैं एक बात तुम्हें पहले ही बता दूं कि चू फैमिली बहुत ही ज़्यादा फेमस फैमिली है, तो इसीलिए चू और मैं एक परफेक्ट मैच हैं, तो तुम्हें हमारे दरमियान आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मियान का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर हर कोई एंजॉय कर रहा होता है। तभी एक लड़की कहती है कि यान, मुझे लगता है कि तुम और चू दोनों एक परफेक्ट मैच हो। तो यान कहती है बिल्कुल, और क्या तुम्हें ये बात पता है कि यूएस में हम दोनों साथ ही बड़े हुए हैं, हम दोनों नेबर्स थे और क्लासमेट्स भी, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त भी हैं। तो वो लड़की कहती है कि वाह, देखो इसी को ही किस्मत कहते हैं। फिर वो सब एक साथ ड्रिंक करते हैं और चू को उस लड़की और यान की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती हैं। और फिर चू सबको ये अनाउंस कर देता है कि मैं और यान सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, वहाँ पर भी फ्रेंड्स थे और यहाँ पर भी सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, और आप लोगों को पता है कि मेरी एक जीएफ है।
ये सुनकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं। तो यान फिर चू को आराम से कहती है कि क्या तुम मुझे सबके सामने एम्बैरेस करना चाहते हो, लेकिन चू उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर एक लड़की चू को कहती है कि वो कैसी लड़की है जिसको तुम पसंद करते हो। तो चू कहता है कि उसको आप सब लोग जानते हैं, उसका नाम मियान है। ये सुनकर हर कोई हैरान होता है कि क्या वो मियान है। और फिर वो लोग दोबारा से पार्टी को एंजॉय करते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। और चू यान को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने से रोक रहा होता है। तो यान कहती है कि क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओगे। तो चू उसका हाथ अपने बाजू पर से हटाकर कहता है कि नहीं, क्योंकि मेरे घर पर ही मेरी गर्लफ्रेंड रहती है। और फिर वो सबको बाय करके वहाँ से चला जाता है। तो यान खुद से कहती है कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम उसी लड़की के पीछे पागल होते जा रहे हो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि पार्टी एंड हो जाती है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं और यान बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है। और वहाँ पर यान चू और मियान को भी देख लेती है। वो दोनों एक दूसरे को पहले हग करते हैं और फिर चू कहता है क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी। तो मियान हाँ बोल देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर मियान को बहुत अच्छा लगता है कि चू सिर्फ उसी की परवाह कर रहा है। और दूसरी तरफ यान ये सब कुछ देखकर जेलस हो रही होती है। वो कहती है कि चू मुझ में क्या कमी थी जो तुम इस फजूल लड़की के साथ अपना टाइम गुजार रहे हो। फिर यान एक पत्थर उठाती है और वो चू की कार के ऊपर मारने लग जाती है। जब चू और मियान वहाँ पर आते हैं तो मियान उसकी वीडियो बना लेती है और पुलिस को कॉल कर देती है। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर यान पुलिस के साथ होती है। तभी वहाँ पर उसके मॉम डैड भी पहुँच जाते हैं। तो पुलिस बताती है कि ये आपकी बेटी है क्या, ये तो ड्रंक थी और ये किसी की मिलियन की कार को पत्थर मारकर तोड़ना चाह रही थी, इस वजह से हमें इसकी कॉम्पेंसेशन करनी पड़ेगी। तो डैड कहते हैं कि मैं सब कुछ कर दूंगा, आप प्लीज इसको छुड़वा दें। फिर पुलिस यान को वहाँ से ले जाती है। तो सामने से मियान भी आ जाती है और वो यान के डैड को देखकर कहती है कि डैड आप यहाँ पर। तभी उस आदमी की वाइफ कहती है कि अच्छा, यानी कि तुम्हारी पहली वाली वाइफ की बेटी है। तो मियान उनके पास आकर कहती है कि यान को मैंने ही अरेस्ट करवाया था, वो किसी और का इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकती है, ये मुझसे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फिर मियान की स्टेप मदर मियान को बुरा भला बोलने लग जाती हैं। तो फिर चू कहता है कि आप मेरे सामने मेरी वाइफ को इस तरह नहीं कह सकती हैं, हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो स्टेप मदर चू को कहती हैं कि तुम्हारी और मेरी फैमिली ने ये डिसाइड किया था कि हम दोनों आपस में एक दूसरे के बच्चों की शादियां करवाएंगे ताकि हमारा रिलेशन मजीद मजबूत हो सके। और तुम यहाँ पर इस फजूल लड़की के साथ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। इतनी देर में वहाँ पर मियान की मॉम भी पहुँच जाती हैं और वो अपने एक्स हस्बैंड को बहुत मारती हैं और उसके बाद उनकी वाइफ के साथ भी उनकी बहस हो जाती है और वो दोनों लड़ने लग जाती हैं। ये सब कुछ देखकर मियान को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो बेहोश हो जाती है। जब चू उसको चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसके सर से खून निकल रहा था। तो वो भी बहुत परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग मियान को देखते हैं जो कि बेड पर लेटी हुई होती है और चू उसका चेकअप कर रहा होता है। फिर मियान को होश आ जाता है। तो चू उसको बताता है कि तुम्हारे डैड ने जो तुम्हें थप्पड़ मारा था वो बहुत ही ज्यादा सख्त था, जिसकी वजह से तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुम उसी वक्त बेहोश हो गई थी। तो इसीलिए अब तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है, प्लीज रेस्ट करो सिर्फ। तो मियान कहती है कि तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो चू कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर सकूँ तो फिर मेरे यहाँ पर होने का क्या फायदा। तो मियान दिल में कहती है कि जिस तरह की फैमिली मेरी है ना, क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ कि मैं तुम्हारी जीएफ बन सकूँ। तो फिर चू उसका हाथ पकड़कर उसको कंसोल करता है। लेकिन तभी वहाँ पर मियान की मॉम भी आ जाती हैं और वो चू से कहती हैं कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और मॉम मियान के लिए खाना भी लेकर आई होती हैं। तभी पीछे से मियान के डैड भी आ जाते हैं और वो भी मियान के साथ बहुत काइंड बिहेव करने लगते हैं। तो फिर चू उनको कहता है कि अगर दोबारा आपने इस तरह कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। तो डैड कहते हैं कि वो लड़की हमारे सामने बड़ी हुई है, हम जानते हैं कि उसको किस तरह ट्रीट करना है। तुम एक बहुत अच्छी फैमिली के बच्चे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम इस लड़की को डिजर्व नहीं करते हो, बल्कि तुम मेरी बेटी यान को डिजर्व करते हो। मियान की मॉम ये सब कुछ सुनकर गुस्से में आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम एक बास्टर्ड हो जिसने मुझे तब छोड़ा जब मियान पैदा होने वाली थी और तुम्हें तो उस औरत से शादी करने की जल्दी थी ना, इस वजह से तुमने मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और मुझे पहले ही छोड़ दिया। मैंने तुमसे कितनी ज़्यादा भीख मांगी, कितनी हार्डशिप्स बर्दाश्त की, लेकिन तुम्हारा दिल बिल्कुल भी नरम नहीं हुआ। तुम एक इंतहाई बुरे इंसान हो जो सिर्फ ये जानता है कि रिच औरतों को अपने जाल में कैसे फंसाया जाता है। तो डैड कहते हैं कि तुम लोग ज़्यादा ग्रीडी हो। तुम मेरी बात कर रही हो ना, क्या तुम दोनों को अपना नहीं पता क्या। तभी चू कहता है कि प्लीज़ आप दोनों बस कर जाएं। अब मैं आप दोनों को एक बात क्लियरली अभी से बता देता हूँ कि मियान मेरी गर्लफ्रेंड है और हम लोग फ्यूचर में शादी ज़रूर करेंगे और आप लोगों को इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं बताना है। आप लोगों में से कोई भी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा।
तो मियान के डैड कहते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो ना, मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा है कि चू फैमिली का लड़का मुझसे ये कह रहा है कि मैंने मियान से शादी करनी है। तो मियान खड़ी होती है और कहती है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि आप मेरे डैड बन सकें, और अब मैं मज़ीद कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। फिर वो आगे बढ़ती है और चू का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग मियान और चू को देखते हैं। मियान चू को कहती है कि मैंने तुमसे ये बात कब की थी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और ना ही मैंने तुमसे कभी ये कहा है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। तो तुम ऐसी बातें मेरे पेरेंट्स को कैसे बोल सकते हो? क्या मैंने कभी इस बात के लिए तुम्हें प्रॉमिस किया था? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूँगी तो तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकोगे? तो चू कहता है बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो मियान कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। अब तुम देखना कि मेरे पेरेंट्स कभी भी ये बात नहीं भूलेंगे, और मेरे लिए इस रियलिटी से एस्केप करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तुम तो यूएस वापस जाने वाले हो ना, और अब तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो। तुम ये बात मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम असल में क्या चाहते हो मुझसे? तो चू कहता है कि मैं यूएस जाऊंगा, लेकिन मैं वहाँ से बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा और मैं तुमसे शादी ज़रूर करूंगा। तो मियान कहती है कि प्लीज़ मुझसे ऐसे वादे मत करो जो तुम पूरे ना कर सको। मेरी फैमिली एक मैस है और तुम इसमें फंस जाओगे। फिर मियान रोने लग जाती है। तो चू उसको हग कर लेता है और उसको कंसोल करता है, और फिर वो मियान को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, लेकिन अब मज़ीद तुम इसमें से सफ़र नहीं करोगी। मेरी बात पर यकीन रखना, आज से तुम मेरी जीएफ हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मियान को देखते हैं जिसको चू बेड पर लाकर लिटाता है, और उसके बाद वो टेरेस में आ जाता है और वो यान को कॉल करके कहता है कि तुमने मियान को हर्ट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। असल में तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, और अब तुम इसके लिए कॉम्पेंसेट भी करोगे। तुम फौरन से 5 मिलियन मियान के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, और आकर उससे अपोलोजाइज भी ज़रूर कर लेना। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मियान को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठी हुई होती है। तभी उसके पास लीडर आती हैं और उससे पूछती हैं कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो मियान कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आजकल ऑफिस में सब कुछ कैसा चल रहा है? तो लीडर कहती हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, बस यान ने रिजाइन कर दिया है ऑफिस से। ये सुनकर मियान थोड़ी हैरान होती है और वो कहती है कि क्या सच में रिजाइन कर दिया है? तो लीडर बताती हैं कि बिल्कुल उसने रिजाइन कर दिया है, इसीलिए अब उसका काम भी तुम्हारे ऊपर ही डालना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, जल्दी हम कोई और लड़की ढूंढ लेंगे और उसके बाद वो अपना काम खुद ही संभाल लेगी, लेकिन कुछ टाइम तक तुम्हें ये सब कुछ मैनेज करना ही पड़ेगा। तो मियान ओके बोल देती है, और फिर हम लोग देखते हैं कि मियान लेट नाइट तक काम कर रही होती है। वो ओवर टाइम वर्क करती है। तभी वहाँ पर एक लड़का फैंग आता है और ऑफिस में अंधेरा होता है, जिसकी वजह से मियान डर रही होती है। जब फैंग उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तो वो चीखने लगती है और वो फाइल से फैंग को मारती है और फिर उसके ऊपर सारा कचरा भी गिरा देती है। तो फैंग कहता है कि रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो, मैं ये हूँ, मैं इंसान हूँ, कोई भूत नहीं हूँ। तब तक वहाँ पर लाइट भी वापस आ जाती है। तो मियान फैंग को सॉरी करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर न्यू आए हो। वैसे तुम इतनी लेट नाइट यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फैंग कहता है कि लेट नाइट तो तुम भी वर्क कर रही हो ना, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मियान कहती है हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। फिर वो अपनी डेस्क पर वापस बैठती है और अपना जूस उठाकर फैंग को देती है और कहती है कि ये एनर्जी ड्रिंक है, इसको पीकर तुम बहुत फ्रेश फील करोगे, तो इसको ज़रूर पी लेना। एंड बेस्ट ऑफ लक, जाओ अब जाकर अपना काम करो। फिर फैंग भी वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि असल में वाइस प्रेसिडेंट होता है उसी कंपनी का जिसमें मियान काम करती होती है। वो सारे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर्स दे रहा होता है और फिर वो कहता है कि मियान किधर चली गई है, उसको भी बुलाओ, मैंने उसको भी ऑर्डर्स देने हैं। तब तक वहाँ पर मियान आ जाती है और वो फैंग को देखकर हैरान होती है। वो कहती है गार्बेज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन उसके बाद वो अपने मुंह पर फौरन से हाथ रखती है कि ये उसने क्या बोल दिया। ये सुनकर फैंग भी स्माइल करता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग 2 एम्प्लॉयज़ को देखते हैं जो कि कॉफ़ी मेकर के साथ खड़ी हुई होती हैं और वो दोनों बातें कर रही होती हैं। वो कह रही होती हैं कि आज रात जो ओवर टाइम करेगा वो सिर्फ मियान और बॉस होंगे, और हर रात ऐसा ही होता है कि वो दोनों सिर्फ इस ऑफिस में ही रह जाते हैं। बाकी सारे एम्प्लॉयज़ तो जल्द ही अपना काम खत्म करके घर वापस चले जाते हैं। और ये सब कुछ मियान भी वहाँ खड़े होकर सुन लेती है और उसको काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है। तभी वहाँ पर फैंग भी आ जाता है और वो ज़ोर से कहता है कि अच्छा, यानी कि बात मेरे बारे में हो रही थी, इसीलिए बार बार मेरे कान फ्लैग कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि देख आता हूँ कि मेरे बारे में कौन बात कर रहा है। आप लोगों को क्या मैं इस चीज़ की सैलरी देता हूँ कि आप लोग खड़े होकर बातें करते रहें?
जाएं और जाकर अपना काम ख़त्म करें, वरना आप लोगों को जल्दी टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। यह सुनकर वो एम्प्लॉयज़ वहाँ से चली जाती हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं मियान और जू एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो जू कहता है कि क्या तुम सिर्फ इतनी सी बात से डर गई हो? वो तो एक इंसान था, वो कोई भूत भी नहीं था, और मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो। वैसे तुम्हें उस आदमी से डरने की क्या ज़रूरत थी? वो तो वाइस प्रेसिडेंट है ना, और तुम उसके साथ ना ज़्यादा अटैच मत हुआ करो। तो मियान कहती है वो सब तो ठीक है, और मुझे डर ऐसे ही लग गया था, मतलब वहाँ पर कोई नहीं था इस वजह से। वैसे क्या तुम जेलस मुझसे हो रहे हो? तो जू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे क्यों जेलस होने लगा। फिर दूसरी तरफ हम लोग मियान को देखते हैं जो कि अपनी बॉस और बाकी 2 एम्प्लॉयज़ के साथ एक स्टोर को चेक करने के लिए गए हुए होते हैं, और मियान अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही होती है। फैंग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और फिर वो अपनी दोनों एम्प्लॉय से कह देता है कि आइंदा के बाद ये सब कुछ मियान ही मैनेज करेगी। तो वो एम्प्लॉयज़ भी ओके कर देती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मियान को देखते हैं जो कि जब घर जाती है तो जू उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आकर बैठ जाता है। तो मियान उसको बताती है कि मेरी करियर लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। क्या तुम्हें पता है कि पहले मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी जितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं अब हो चुकी हूँ, और अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी फील होता है। और तुम्हें ये भी पता है कि हम लोग कुछ दिन बाद जो है ना बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हैं, सिर्फ मैं और मेरे बॉस होंगे। ये सुनकर जू हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग सिर्फ 2 जाओगे, वो भी बिजनेस ट्रिप पर? फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू को देखते हैं जो कि बहुत ही उदास अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास दोबारा से केन आ जाता है और उसको कहता है कि अभी भी तुम उदास हो, लेकिन मुझे पता है कि इसकी वजह अभी भी कौन होगा, जरूर मियान होगी, है ना? तो उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। फिर केन मियान को फिर से एक इनविटेशन कार्ड देता है जो कि उसी पार्टी का इनविटेशन कार्ड होता है जिसमें बॉस और मियान दोनों जाने वाले होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग पार्टी का सीन देखते हैं। मियान को ये सब कुछ बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है, तो वो अपने बॉस से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे आपकी गर्लफ्रेंड बनना भी पड़ेगा। तो फैंग कहता है कि कोई बात नहीं, एक दिन के लिए बन जाओ, कुछ नहीं होगा। फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जू भी आ जाता है और सब लोग उससे मिलने लग जाते हैं। तभी मियान भी जू को देख लेती है, तो वो फैंग से कहती है कि मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो वॉशरूम से ही जू को वीडियो कॉल करती है। जू सोच रहा होता है कि मैं इसकी वीडियो कॉल को उठाऊं या फिर नहीं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं अभी नहीं उठाता हूँ, ताकि मैं इसको थोड़ा सा तंग कर सकूं। और उसके बाद वो अपना मोबाइल भी ऑफ कर देता है। और फिर वो सोचता है कि वैसे मियान तो चलो बाथरूम गई थी, तो ये फैंग किधर चला गया है? और फिर वो भागता है उन दोनों को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ हम लोग फैंग को भी देखते हैं, वो खुद भी मियान को ही ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ से मियान अचानक से आ जाती है और उससे टकरा जाती है, लेकिन वो नीचे गिरने से पहले ही फैंग उसको संभाल लेता है। और उन दोनों को एक दूसरे के इतना क्लोज देखकर चू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर वो फौरन से भागता हुआ आता है और मियान को फैंग से दूर करता है और फैंग को बताता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो फिर फैंग भी चू से मिलता है और उससे हैंडशेक भी करता है, लेकिन चू उससे हैंडशेक बिल्कुल नहीं करता, बल्कि उससे कहता है कि प्लीज़ आप ज़रा एम्प्लॉय और बॉस का रिलेशन ही रखें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको इसके मज़ीद क्लोज आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर वो मियान को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जब मियान उठती है तो जू उसको ही स्माइल करके देख रहा होता है और कहता है कि तुम उठ गई, चलो फौरन से ब्रेकफास्ट कर लो। तो मियान उसको कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें वहाँ पर एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है, और अगर मुझे पता होता तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही आती ना। तो जू कहता है कि प्लीज़ तुम दूसरे मर्दों से दूर रहा करो, क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि कोई भी तुम्हारे करीब आए या फिर तुम्हें टच करे। तो फिर मियान स्माइल करती है और फिर उसको हग कर लेती है, और वो खुद से प्रॉमिस करती है कि अब वो बॉस को जाकर सब कुछ बता देगी कि चू और उसका क्या रिलेशन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मियान ऑफिस पहुंच जाती है और वो बॉस के रूम में जाती है और बॉस को कहती है कि प्लीज़ आप मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर मत रखा करें जैसे आपके और मेरे दरमियान कोई रिलेशन है। हमारे दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए बेटर यही होगा कि आप खुद को मुझसे दूर रखा करें। मैं आपकी सिर्फ एम्प्लॉय हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो इसीलिए आपको मेरे पीछे पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फैंग कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ वैसा ही रिलेशन रख रहा हूँ जैसे मुझे रखना चाहिए, और दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड होगा लेकिन मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और तुम ये बात जानती हो कि चू तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर फैंग मियान के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम जानती हो कि चू फैमिली तुम्हारी जैसी लड़की को एक्सेप्ट कर भी पाएगी या फिर नहीं? वो और तुम कभी भी सेम लेवल पर नहीं आ सकते हो, मेरी इस बात को लिख कर रख लो।
और जितना जल्दी अपना उसके साथ रिलेशन ख़त्म कर दो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट होगा। तो मियान कहती है कि आपको मेरे अफेयर्स में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो भी करना होगा वो मैं खुद कर लूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मियान को देखते हैं जो कि काफ़ी टेंशन में खड़ी हुई होती है और वो अभी तक फैंग की बातों को ही सोच रही होती है। फिर वो चू को बार बार कॉल करती है लेकिन वो कॉल ही अटेंड नहीं करता है, तो वो उसके फ्रेंड को कॉल करती है और उसको कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि चू किधर है। तो चू का फ्रेंड बताता है कि चू हॉस्पिटल में ही है, लेकिन मैंने तुम्हें एक और भी बात बतानी है। चू ने अपनी यूएस की जॉब छोड़ दी है और वो अब मज़ीद वो जॉब नहीं करना चाहता है। इस वजह से हमारे हॉस्पिटल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पे करना पड़ सकता है, लेकिन चू ये सब कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मियान कहती है कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं चू को सब कुछ समझा दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मियान को देखते हैं जो कि चू को ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और चू उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो। मियान कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की और तुमने मेरी एक कॉल भी एक्सेप्ट नहीं की और तुमने आंसर ही नहीं किया। तो चू कहता है ओ सॉरी, मेरा मोबाइल क्लिनिक में ही रह गया है। फिर मियान उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी यूएस की जॉब छोड़ दी है, अब तुम्हारा हॉस्पिटल किस तरह चलेगा, तुम क्या करोगे और अपनी फैमिली से तुम क्या कहोगे। तो चू कहता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अब कोई जॉब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी सपोर्ट कर सकता हूँ। मियान कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में ये जानना चाहती हूँ कि अब तुम क्या करोगे आगे, तुम्हारे पास कोई जॉब भी नहीं है, अब तुम अनएम्प्लॉयड हो, तो तुम अपना काम किस तरह कर पाओगे अब। तो चैन कहता है कि तुम्हें उसकी बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम सिर्फ अपने अफेयर्स पर फोकस रखो, मेरे मसले हल करने के लिए मैं खुद यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हें अब छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। ये सुनकर मियान बहुत खुश हो जाती है और चू से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ग्रोसरी करने चलोगे। तो चू भी हाँ बोल देता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मियान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है और वो अपना काम ख़त्म करके कहती है कि चलो अब मैं चली जाती हूँ। फिर वो चुपके से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी सामने से फैंग आ जाता है। तो मियान फैंग को कहती है कि हेलो सर, आप कैसे हैं। फैंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर एक पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करने के लिए आया था, मेरे पास इनविटेशन आया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पार्टी में ज़रूर आओ। तो मियान कहती है कि ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग चू और मियान को देखते हैं, वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी मियान चू को कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस सेलेक्ट करो, क्योंकि मैंने पार्टी में जाना है और मैं पार्टी में अकेले नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ ही जाओगे और मेरा ड्रेस भी तुम ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये सुनकर चू स्माइल करता है और फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग मियान का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ से मियान चू के साथ आ जाती है और फिर वो बॉस के पास आकर बताती है कि बॉस, चू को भी इनविटेशन मिला था, ये तो वैसे भी स्पेशल गेस्ट है इस पार्टी का। तो फैंग कहता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। तभी चू कहता है कि मैंने कुछ और गेस्ट से मिलना है इसलिए मैं जाता हूँ, लेकिन मियान तुम मेरा वेट करना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो मियान ओके करती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर फैंग मियान को एक ड्रिंक देता है और वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यान होती है। मियान की ड्रिंक यान के कपड़ों पर गिर चुकी होती है और यान मियान को बहुत गुस्सा करती है, उसको कहती है कि क्या तुम्हें सब कुछ नज़र नहीं आता, ये आंखें जो तुम्हें मिली हुई हैं ये किस वजह से मिली हुई हैं। तभी वहाँ पर मियान की स्टेप मॉम भी आ जाती हैं और वो भी मियान को बुरा भला बोलने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें नज़र आना चाहिए ना, क्या तुम्हें बस ये नज़र आता है कि तुमने किस तरह मर्दों के साथ घूमना है, तुम्हें और कोई चीज़ नज़र नहीं आती है क्या, तुम एक शेमलेस और कैरेक्टरलेस लड़की हो। तभी मियान उन दोनों को बहुत बुरा भला बोलती है और उनको बताती है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि फैंग है, मैं इन्हीं की कंपनी में काम करती हूँ एज एन एम्प्लॉय, और अगर आप मुझे चू की बात कर रही हैं तो वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं आपको अभी से बता दूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पीछे से चू भी आ जाता है और वो भी यान और उसकी मॉम दोनों को बहुत डांटता है और फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तो मियान भी चू के पास जाती है और फिर वो फैंग से कहती है कि फैंग, तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक बात के बारे में सोचूं, तुम्हें पता है कि मैंने उसके बारे में बहुत सोचा है। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे कोई ऐसा इंसान चूज करना चाहिए जो मेरी नीड्स को पूरा कर सके, लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो कि बाहर की नीड्स को छोड़कर कुछ इनर नीड्स भी होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं और कुछ फीलिंग्स होती हैं, जिसको पूरा करने के लिए भी किसी इंसान की बहुत ज़रूरत होती है कि वो हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस को समझे। और अब मुझे लगता है कि मुझे एक ऐसा इंसान मिल चुका है जो कि मेरे लिए लड़ भी सकता है और मुझे प्रोटेक्ट करना भी बहुत अच्छे से जानता है, और वो कोई और नहीं बल्कि चू है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि तुम भी किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना जानता हो। तो फैंग करता है अच्छा ठीक है।
अब तुम मुझे ज़्यादा समझाने मत बैठ जाना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर चू स्माइल करता है और फैंग उन दोनों को देखकर जेलस होता है। फिर चू मियान को लेकर भी वहाँ से चला जाता है और फिर वो मियान को कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हो और तुम बहुत चेंज हो गई हो। पहले जब तुम्हारे सामने कोई मुश्किल सिचुएशन आती थी तो तुम उससे भाग जाती थी, लेकिन अब तुम उस सिचुएशन का मुकाबला करती हो। तुम अब एक ब्रेव गर्ल बन चुकी हो। क्या तुम जानती हो कि तुम पास्ट में भी एक दफ़ा मुझसे मिल चुकी हो? ये सुनकर मियान बहुत हैरान होती है और कहती है कि क्या मैं पास्ट में तुमसे मिल चुकी हूँ, लेकिन कब? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन खड़ा हुआ होता है और वो अपने सामने एक पेशेंट को मरते हुए देखता है। फिर वो स्टेयर्स पर बैठा हुआ होता है और वो रो रहा होता है और रिग्रेट फील करता है। तभी वहाँ पर मियान भी आती है। मियान उसको डॉक्टर समझती है क्योंकि उनके दरमियान अभी ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। फिर वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो फिर रुक जाती है और चू के पास आती है। वो चू को कुछ चीज़ें खाने के लिए देती है और उसको ये भी कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, तुमने अपनी बेस्ट कोशिश की है और देखना तुम मज़ीद बहुत सारे पेशेंट्स को बचाओगे। इस बात से चू को बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और मियान कहती है कि अच्छा, तो यानी कि वो डॉक्टर तुम थे। इसका मतलब है कि हम लोग पास्ट लाइफ में भी एक दफ़ा मिल चुके हैं और अब ये हमारा सेकंड चांस है ना? तो चू उसको हाँ बोलता है और फिर चू उसके सामने नील डाउन करके बैठ जाता है और वो उसको प्रपोज कर देता है और मियान स्माइल करके अपना हाथ आगे करती है तो चू उसको वो रिंग पहना देता है और वो लोग ये स्वीट मोमेंट साथ स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मियान को देखते हैं जिसको हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसको पता चलता है कि उसके मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचकर वो डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसकी मॉम को कीमोथेरेपी किया जाएगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी बेहतर फील करेंगी, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकती हैं। उसके बाद वो अपनी मॉम से मिलती है और उसकी मॉम अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती हैं। फिर जब मियान बाहर निकल कर आती है तो वहाँ पर से चू की मॉम भी आ जाती हैं। तो मियान उनसे कहती है कि आइए हम लोग बैठकर बात करते हैं। फिर वो दोनों बैठती हैं तो मियान कहती है अब आप कहिए कि आपने क्या कहना है। तो मॉम कहती हैं तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें पता है, और मुझे तुमसे कोई भी मसला नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि चू तुम्हारे साथ साथ अपने कैरियर पर भी फोकस करे। उसने यूएस में अपनी जॉब छोड़ दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा से अपनी जॉब को ज्वाइन कर ले। क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकती हो? तो मियान कहती है बिल्कुल, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। मुझे पता है कि उसको अपने कैरियर पर फोकस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मियान और चू दोनों घर पर होते हैं और वो दोनों सोफे पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी मियान चू को कहती है कि तुम्हें अमेरिका वापस जाना चाहिए और तुम्हें दोबारा अपनी जॉब को स्टार्ट करना चाहिए। तुम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हो। तो चू कहता है कि तुम वाकई ये चाहती हो तो ठीक है, मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मियान और चू दोनों एयरपोर्ट पर खड़े हुए होते हैं। मियान कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी, अच्छे से काम करना और जल्द वापस आना। फिर दूसरी तरफ हम लोग चू को देखते हैं जो कि अपने क्लिनिक में बैठा हुआ होता है और वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ से मियान आ जाती है और वो दरवाज़ा खोलकर कहती है कि क्या यहाँ पर कोई फीमेल नर्स मुझे मिल सकती है या कोई फीमेल डॉक्टर जिससे मैं अपना इलाज करवा सकूँ। ये सुनकर चू स्माइल करता है और फिर वो उठकर मियान के पास आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और एक दूसरे को स्माइल करके देख रहे होते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।